हाय फ्रेंड्स, संघर्ष क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोविंदा सर आज आप लोगों के लिए वृत्त से संबंधित आपको आज बताएंगे। वृत्त से क्षेत्रफल, वृत्त में कैसा कैसा हम लोग किस प्रकार से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वृत्त में वृत्त के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वृत्त क्या होता है। तब वृत्त जो होता है यह एक चपटा हुआ सतह का नाम है। वृत्त चपटा हुआ, जैसे कि हम लोग देखते हैं चूड़ी, तो चूड़ी को अगर हम लोग रखते हैं कहीं भी रखिएगा तो उसका 50% भाग चपक जाता है। या कोई सिक्का ले लीजिए, सिक्का को रखिएगा तो उसका एक सतह धरती के साथ टच करने लगता है, तो उसी का नाम क्या है? वृत्त है। वृत्त जो होता है, वृत्त में एक केंद्र होते हैं, वही केंद्र से पूरे दूरी को मेजरमेंट किया जाता है। यहां पर देख लीजिए, वृत्त जो होता है इस ढंग का होता है, ये वृत्त है। और इसके बीच यानी कि जिस केंद्र के द्वारा वृत्त खींचने के लिए एक केंद्र होता है, तो उस केंद्र से इस दीवार तक की दूरी को, एक वृत्त से यानी कि एक वृत्त में एक केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक इस दीवार तक की दूरी को, हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं। यानी कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। अब देख लीजिए, ये सभी क्या होंगे? त्रिज्या होंगे। केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। परिधि का मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ से होता है, जो चारों तरफ से दीवार घिरा हुआ है ना, ये केंद्र के चारों तरफ ये दीवार है, इसी का नाम क्या है? परिधि है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग आर के द्वारा सूचित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब देख लीजिए वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती है। तो देख लीजिए, वृत्त में त्रिज्या बहुत सारे हो सकते हैं। तो वृत्त में जो त्रिज्या की बात किया जाए, वृत्त में अगर त्रिज्या की बात किया जाए तो वृत्त में अनंत त्रिज्या हो सकती है। ये तो छोटा वृत्त है। बड़ा वृत्त लेंगे, उसमें भी केंद्र से परिधि तक की दूरी बहुत सारे त्रिज्या होगा। तो वृत्त में जो होते हैं अनंत त्रिज्या होती है। अनंत त्रिज्या देखिए ना, अनंत त्रिज्या। इसको और खींच सकते हैं, खींचते रहिए, पता चलेगा कि खींचते खींचते हम लोग समाप्त हो गए, लेकिन ये समाप्त नहीं होगा। अगर बड़ा वृत्त ले लीजिए तो बड़ा वृत्त में भी खींचते रहिए, त्रिज्या कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है? अनंत त्रिज्या होती है। त्रिज्या किसको कहते हैं? तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। किसी वृत्त में कितने कितने केंद्र हो सकते हैं? तो एक वृत्त में एक ही केंद्र हो सकते हैं। एक वृत्त में एक ही केंद्र हो सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे व्यास। व्यास किसको कहते हैं? तो यहां पर देख लीजिए सेकंड फिगर, ये आपका वृत्त है। हम लोग जानते हैं कि इसमें एक केंद्र होता है। जिस बिंदु से लेकर हम लोग क्या करते हैं? वृत्त को खींचते हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेंटर कहा जाता है। सेंटर। तो यहां पर देख लीजिए, इसको सेंटर, ये सेंटर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे व्यास। व्यास किसको कहते हैं? तो ये देख लीजिए, वैसी रेखा जो केंद्र से होकर एक परिधि से दूसरे परिधि तक जाती है। वैसी रेखा देख लीजिए, इससे पहले क्या था? यहां से यहां तक खींचे तो ये तो क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। लेकिन हमने बोला कि एक परिधि से, एक दीवार से लेकर दूसरे दीवार तक जो जाता है, एक दीवार से दूसरे दीवार तक जाता है, वो भी केंद्र से होकर गुजरता है। तो वैसे रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास। इसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इसलिए इसको डी के द्वारा सूचित करते हैं।
वैसी रेखा जो केंद्र से होकर एक परिधि से दूसरे परिधि तक जाती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। इसको देखिए, ए भी केंद्र से होकर गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजर रहा है तो ए भी क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। फिर देख लीजिए, केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, ए भी क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। केंद्र से होकर गुजरना चाहिए तो उन सभी रेखा को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। उन सभी रेखा को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। अब देख लीजिए, देख रहे हैं कि इसमें भी तो व्यास अनंत हो सकते हैं। बहुत सारे हम इस ढंग का लाइन खींच सकते हैं, बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं। किसी वृत्त में केंद्र से होकर एक परिधि से दूसरे परिधि तक जाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर यह इतना छोटा था तो बहुत सारे क्या हो गए? व्यास हो गए। लेकिन अगर बड़ा होता भाई साहब, तो बड़ा होता तो उसमें भी क्या होती? व्यास की संख्या क्या होते? अनगिनत होते। इसमें भी खींच सकते हैं, बहुत सारे खिंचा सकता है, अभी बहुत सारे खिंचा सकता है। केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि किसी वृत्त में कितने व्यास होते हैं, तो जवाब हम लोगों के पास क्या होगा? अनंत होते हैं। किसी वृत्त में कितने व्यास होते हैं? अनंत होते हैं। किसी वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है? अनंत होती है। किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? तो एक केंद्र होते हैं। चलिए, अब हम लोग देखें व्यास। यहाँ पर इस फिगर को हम लोग फिर से समझेंगे, देखिएगा जरा, इस फिगर को हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग पढ़े हैं कि व्यास जो होता है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि केंद्र से एक परिधि से दूसरे परिधि तक जाने वाली रेखा जो किससे गुजरे? केंद्र से गुजरे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग व्यास कहते हैं। इसको डी के द्वारा सूचित करते हैं। अब देख लीजिए, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? तब केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या, तो ये त्रिज्या हो गया। इसमें हम आपको बताए हैं कि केंद्र से सभी दूरी, परिधि तक की जो दूरी होता है सभी जगह समान होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये आर, तो सब आर ही होगा, यानी कि सबों का दूरी एक समान होता है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ए भी केंद्र से परिधि तक की दूरी को, इसको भी क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। अब इस फिगर को देखते हुए चलिएगा। अब देख लीजिए, आई टोटल का नाम क्या है? यहाँ से मान लेते हैं कि ए हो गया, ई बी हो गया, तो ए बी जो हो गया, ए बी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, ओ, ए बी को हम लोग व्यास कहते हैं। तो ए बी अगर हमको निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं कि ए ओ आप प्लस ओ बी, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ये व्यास आएगा ना। तो ए बी को हम लोग व्यास कहते हैं, व्यास, जिसको हम लोग कौन चीज के द्वारा लिखते हैं? डी के द्वारा। तो डी हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, आर और आर, तो आर प्लस आर यहाँ पर आ जाएगा कितना? 2r आ जाएगा। 2r कैपिटल ले लीजिए ना, कैपिटल आर ले लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल आर लिखिए चाहे स्मॉल आर लिखिए, कैपिटल आर, क्योंकि हम यहाँ पर कैपिटल आर, तो यहाँ पर 2r हो जाएगा। अब d बराबर 2r, इसलिए 2r बराबर, पहले 2r को लिख दिए, इक्वल टू d लिख दिए। अब इसलिए r का वैल्यू निकालिएगा तो d/2 होगा, या d का वैल्यू पूछा जाए तो d का वैल्यू जो हो जाएगा कितना? 2r। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछेगा कि त्रिज्या जो होती है व्यास के कितना होती है? तो त्रिज्या जो होती है व्यास के आधी होती है। त्रिज्या जो होती है व्यास के आधी होती है। अगर पूछा जाए कि व्यास जो होता है त्रिज्या के गुना होता है, तो 2 गुना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या के 2 गुना होता है। व्यास जो होते हैं त्रिज्या के 2 गुने होते हैं। ठीक है, चलिए, ये रिलेशन बहुत ही बड़ा रिलेशन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि वृत्त में त्रिज्या जो होती है व्यास के क्या होती है? आधी होती है। अगर पूछा जाए कि व्यास जो होता है त्रिज्या के क्या होता है, तो 2 गुनी होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या के 2 गुनी होता है।
केंद्र से परिधि तक की सभी दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। सभी दूरी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। व्यास, व्यास किसको कहेंगे? वैसी रेखा जो एक परिधि से दूसरे परिधि तक केंद्र से होकर गुजरे। किससे होकर गुजरे? केंद्र से होकर गुजरे। तो वैसे रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे रेखा को क्या कहेंगे? तो वैसे रेखा को व्यास कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे जो केंद्र से होकर नहीं गुजरेगा। तो यहां पर देख लीजिए, फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर में देखिए, ये वृत्त है, ये सर्किल है। अब इसके बीच वाले को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जीवा। जीवा किसको हम लोग कहते हैं? जीवा। तो जीवा को बात किया जाए, वैसी रेखा जो एक परिधि से दूसरे परिधि तक बिना केंद्र से होकर गुजरता है। वैसी रेखा जो एक परिधि से दूसरे परिधि तक बिना केंद्र से होकर गुजरता है, तो वैसी रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ऐसे गुजरा भाई साहब, गुजरा, केंद्र से होकर नहीं ना गुजरा, एक परिधि से दूसरे परिधि तक गया। ऐसे गुजरा, एक परिधि से दूसरे परिधि तक गया भाई, एक परिधि से दूसरे परिधि तक। ऐसे गुजरा, एक परिधि से दूसरे परिधि के पास गया, गुजर रहा है, ऐसे गुजरा। तो इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? जीवा कहते। क्या कहते हैं? जीवा कहते। जीवा, जीवा क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जीवा किसको कहेंगे? वैसी रेखा जो एक परिधि से दूसरे परिधि तक बिना केंद्र से होकर गुजरता है, बिना केंद्र से होकर गुजरता है, तो उसका नाम जीवा। इसमें हम लोग व्यास पे पढ़े थे कि जो केंद्र से होकर गुजरता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग व्यास कहते हैं। तो वैसी रेखा जो बिना केंद्र से होकर गुजरे, एक परिधि से दूसरे परिधि तक जाती है, तो वैसे रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, जीवा कहते हैं। अब देखिए कि इस वृत्त में कितनी जीवा हो सकते हैं। तो जीवा देख लीजिए, बहुत सारे जीवा हो सकते हैं। ऐसे खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, अगर बड़ा सर्किल होगा तो बहुत सारे जीवा होंगे। यानी कि किसी भी वृत्त में सब, अगर पूछा जाए कि कितनी जीवा खींची जा सकती है, तो किसी भी वृत्त में अनंत जीवा खींची जा सकती है, अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। यानी कि त्रिज्या भी अनंत, व्यास भी अनंत और जीवा भी अनंत खींची जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, पूछता है कि सबसे बड़ा जीवा किसको कहते हैं? तो सबसे बड़ा जीवा यहां पर देख लीजिए, अगर सबसे बड़ा जीवा होगा तो यही होगा, केंद्र से होकर जो गुजरेगा। सबसे बड़ा जीवा यहीं पर होगा, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद में ये छोटा 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 छोटे होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है ऊपर की ओर नीचे की ओर। लेकिन सबसे बड़ा जीवा कौन है? तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जीवा कौन होता है, तो सबसे बड़ा जीवा हम लोग व्यास को कहते हैं। सबसे बड़ा जीवा कौन होता है? व्यास को कहते हैं। लेकिन फिगर में दर्शाएंगे तो ये तो केंद्र से होकर गुजरेगा, इसलिए इसको फिगर में नहीं दर्शाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे बड़ा जीवा किसको कहते हैं? व्यास को कहते हैं। सबसे बड़ा जीवा किसको कहते हैं? व्यास को कहते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ नोट्स बनेंगे, उस नोट्स को हम लोग लिख देते हैं। NOTE नोट्स। इस नोट्स में लिखेंगे, किसी भी वृत्त में एक केंद्र होते हैं, किसी भी वृत्त में एक केंद्र होते हैं, एक केंद्र होते हैं, किसी भी वृत्त में एक केंद्र होते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कही जाती है, त्रिज्या कही जाती है। इसे
आर के द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरा, किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है। किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं व्यास, किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं व्यास तथा जीवा खींची जा सकती है। चौथा, सबसे बड़ा जीवा व्यास को कही जाती है। व्यास को कही जाती है। पांचवा, त्रिज्या व्यास के आधी होती है। अर्थात R बराबर D/2 व्यास त्रिज्या के दुगुनी होती है। अर्थात D बराबर 2R। आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंद्रीय वृत्त की। सेकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? चलिए हम लोग बात करेंगे सेकेंद्रीय वृत्त को। तो सेकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? वैसे वृत्त, दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, तो वैसे वृत्त को सेकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ये एक तो छोटा वृत्त है, इसका भी केंद्र यही है। ये बड़ा वृत्त हो गया, इसका भी केंद्र यही है। ये बड़ा वृत्त हो गया, इसका भी केंद्र वही है। तो वैसे वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंद्रीय वृत्त। सेकेंद्रीय वृत्त किसको कहेंगे? जिसमें एक ही केंद्र हो। और वृत्त क्या होंगे? दो या दो से अधिक होंगे। तो दो या दो से अधिक वृत्त का जो केंद्र एक ही होता है, तो वैसे ही वृत्त को क्या कहते हैं? सेकेंद्रीय वृत्त। सेकेंद्रीय वृत्त यानी कि एक ही केंद्र से चाप को बढ़ा बढ़ाकर हम लोग जो वृत्त को खींचते हैं, तो वैसे वृत्त को क्या कहते हैं? सेकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सेकेंद्रीय वृत्त। आप सेकेंद्रीय वृत्त में मान लेते हैं कि यह क्या है? R है। तो यह कैपिटल R होगा। ये तो कुछ दूरी बढ़ जाएगा। और ये जो होगा, ये सबसे बड़ा दूरी हो गया, तो इसको R1 कहेंगे। यानी कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को तो रेडियस कहते हैं, जैसा कि इससे पहले हम लोग पढ़े। और तो यहाँ पर देख लीजिए 3 गो रेडियस हो सकता है। छोटका के लिए अलग छोटा, ये उसके बाद में ये मंझला के लिए R हो गया, कैपिटल R, और सबसे बड़ा के लिए R1 हो गया। तो ये हो गया सेकेंद्रीय वृत्त। सेकेंद्रीय वृत्त के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग बात करेंगे वृत्त से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। तब वृत्त में हम लोग देखे थे, ये वृत्त है, ये वृत्त के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो वृत्त में एक केंद्र होते हैं। सही बात है, एक केंद्र होते हैं।
केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। ये भी बात सही है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर बात किया जाए कि केंद्र पर कितने डिग्री के एंगल बनते हैं, तो हम लोग चांद देखे हैं। चांद हम लोग देखे हैं। चांद पर जो होता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। चांद ऐसे होता है, इस ढंग का चांद होता है जिस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। 180 डिग्री का, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री। ऐसा ही 2 गो चांद को हम सटा दिए तब तो ये वृत्त हो गया। तो 2 गो चांद को सटा दिए तो देख लीजिए यहाँ पर केंद्र है, तो केंद्र पर रेखा के ऊपर 180 या रेखा के नीचे 180, तो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनते हैं, तो 360 डिग्री के कोण बनते हैं। तब वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री के कोण बनते हैं, तो 360 डिग्री का कोण बनते हैं। कितने डिग्री का कोण बनते हैं, 360 डिग्री का कोण बनते हैं वृत्त के केंद्र पर। तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री के एंगल बनेंगे, 360 डिग्री के बनेंगे। वृत्त के केंद्र पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। अब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल से रिलेटेड बात करेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात किया जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल किसको कहते हैं, क्षेत्रफल सबसे पहले बात करेंगे। तो इस वृत्त के इस परिधि के चारों तरफ जो ये परिधि जो है ना, केंद्र के चारों तरफ जो परिधि है, परिधि के बीच वाले क्षेत्र को ही क्या कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। ये आपका जो हो गया वृत्त का क्षेत्र हो गया। ये टोटल जो है सो वृत्त का क्षेत्र हो गया। तो इस क्षेत्र को कैसे निकालेंगे, तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं राम अनुजम, जो भारत के हैं। उन्होंने इसके बारे में पाई का मान दिया था। पाई का मान, एक गणितज्ञ थे राम अनुजम और एक और गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। जिनका नाम क्या था, आर्यभट्ट था। उन्होंने पाई के बारे में मान दिए थे और वो बोले थे कि जब कोई सर्कुलर पाथ होगा, वृत्ताकार पाथ होगा, तो उसके क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई का बहुत ज़्यादा योगदान होगा। तो उन्होंने बोले थे कि अगर सर्कुलर पाथ हो, वृत्त हो, अगर उसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम लोग ऐसे जानते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए कि लंबाई में चौड़ाई से गुना कर दिए क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सपोज डेट कर लीजिए कि यहाँ पर लंबाई आर हो गया और ये चौड़ाई भी आर होगा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि केंद्र से परिधि तक की सभी त्रिज्या की दूरी समान होती है। तो देख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा जब भी सर्कुलर पाथ का अगर क्षेत्रफल पूछे, सरकमफ्रेंस परिधि पूछे, तो पाई लेना एकदम जरूरी है। पाई तो लेना पड़ेगा और उसके बाद में इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो आर गुने आर, लंबाई भी आर और चौड़ाई भी आर। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आ गया। वे जहाँ पाई का जो मान होता है, पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है। इस चीज़ के बारे में किसने बताया, तो रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम और आर्यभट्ट। ये दोनों वैज्ञानिक आपके भारत के, दोनों गणितज्ञ आपके भारत के ही थे। अब यहाँ पर परिधि की बात किया जाए, वृत्त की परिधि के बारे में बात किया जाए तो वृत्त का जो परिधि होता है, अभी हम आपको बताएं कि सर्कुलर से संबंधित जब भी बात करेगा तो पाई से तो गुना करना ही पड़ेगा, पाई से तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग पढ़े थे वर्ग में पढ़े थे या आयत में पढ़े थे, हम लोग 7-8 में पढ़े थे कि अगर परिमाप पूछा जाता था तो देख लीजिए, सपोज डेट कर लीजिए कि यह आयत है LLBB, तो अगर इसके बारे में परिमाप पूछा जाता था तो सबको L + L
बी प्लस बी, सबको जोड़ देते थे। लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। तो उसी ढंग से देख लीजिए यहाँ पर पाई इंटू हो गया। अब देख लीजिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भाई साहब, सबको जोड़ देंगे। तो लंबाई के जगह पर आर है और चौड़ाई के जगह पर भी आर है। आप ये मत समझिएगा कि इसमें लंबाई चौड़ाई होता है, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आर और आर कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2r, इसी को हम लोग कह देते हैं 2 पाई आर। ये क्षेत्रफल आया कैसे इसके बारे में हम आपको बता दिए, 2 पाई आर। जैसे कि यहाँ पर था एल एल 2l प्लस बी बी 2b, 2 को कॉमन, तो हम लोग यही ना पढ़े थे, आयत के परिमाप बराबर क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तब वृत्त की परिधि के लिए क्या होता है, 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब हम लोग इसके बारे में आर का मतलब समझ गए हैं। आर क्या होता है, त्रिज्या होता है। पाई क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान किसने दिया था, तो पाई का मान आपको रामानुजम दिए थे, रामानुजम और आर्यभट्ट दिए थे। यह कहाँ के गणितज्ञ हैं, तो ये आपके देश भारत के ही गणितज्ञ हैं। वृत्त की परिधि के बारे में पूछा जाए तो हम लोग क्या जवाब देंगे, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए एग्जाम्पल से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, इधर देखिएगा, कह देगा कि किसी कोई वृत्त है, एग्जाम्पल देखिए, कह देगा कि कोई वृत्त है, यही कोई वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है सो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, यानी कि r इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे कहेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है और r के जगह पर कितना, 7, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 से 54 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ना भूले क्योंकि क्षेत्रफल है। अगर आपसे कहता कि वृत्त का परिधि, परिधि क्या होगा, तो वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर, हम लोग अभी पढ़े, 2 पाई का वैल्यू 22/7 हो गया और आर का वैल्यू कितना होगा भाई साहब, आर का वैल्यू 7 हो गया, तो 7 हो गया, 7 से 7 कट गया तो कितना, 22 दूनी 44। परिधि हो तो सेंटीमीटर ही लिखते हैं। इस ढंग से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे, इस ढंग से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। अगर आप लोगों को, हम अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपको बताएंगे कि त्रिज्या खंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होगा। अगर ये आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।